पहला अध्याय है प्रमुख अवधारणाएं और उसमें है न्याय। हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की, जिसमें अपन न्याय जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें अपन पढ़ेंगे प्लेटो और अरस्तू हैं, एक उपन्यास हैं, और न्याय के बारे में क्या बताना चाहते हैं, तो इसके बारे में अपन है इसमें न्याय में जो 12वीं कक्षा के सिलेबस में दे रखा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले न्याय क्या चीज़ है। न्याय के बारे में मैं आपको पढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो न्याय है, ये न्याय कौन सी न्याय की बात कर रहा है। न्याय की बात कर रहा है कि जब प्राचीन समय में, और प्राचीन समय की बात है जब प्लेटो और अरस्तू हैं, एक उपन्यास है, इनके समय न्याय की क्या परिभाषा थी, न्याय के बारे में ये क्या कहते हैं। देखिए, एक नाम आता है धर्म। धर्म के बारे में अपन ये जानते हैं कि धर्म कई प्रकार के, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये कई प्रकार के धर्म होते हैं, और अपन धर्म की परिभाषा में इन्हीं को देखते हैं। लेकिन उस समय जब जिस समय की अपन बात कर रहे हैं, उस समय धर्म की ये परिभाषा नहीं थी। उस समय धर्म की परिभाषा थी अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, और जो अपने कर्तव्य का पालन कर लेता है उसे ये माना जाएगा कि वह अपने न्याय कर रहा है, या उस व्यक्ति के साथ में न्याय हो गया है। यानी जिस व्यक्ति को जो कार्य बताया जाता वह व्यक्ति उसी कार्य को करता था। जब कोई व्यक्ति जिस कार्य को से संपादित करना है, जब वो व्यक्ति वही कार्य करता तो उसे न्याय कहा जाता। समझ में आ रहा है। न्याय का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। जो कार्य उसे सौंपा गया है, या कोई जो निर्दिष्ट कार्य, निश्चित कार्य किसी व्यक्ति को दिया गया है, यदि वह व्यक्ति उसी कार्य को करता है, दूसरे के व्यक्ति के किसी प्रकार के कार्य में रोड़ा नहीं अटकाता है, या किसी व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उसे क्या माना जाएगा कि वह व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। यह है न्याय। तो उस समय की जब बात करते हैं तो न्याय की ये अवधारणा निकल कर आती है। देखिएगा, अपन किताब में जो आपका है उसको आप देखिएगा, जैसे जैसे इसमें कुछ भी बात आती जाएगी मैं सब आपको बताता चलता रहूँगा। सबसे पहले आता है इसमें न्याय की अवधारणा। क्या बताया गया इसमें? न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है। यानी कि वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, प्राचीन समय की बात कर रहा है। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति जो न्याय के मार्ग पर चलता है, अर्थात सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था। न्यायपरायण जो किसी के साथ में अन्याय नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, अच्छे आचरण का है, दूसरों के साथ में भी अच्छा व्यवहार करता है। इसमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करे, कि अच्छे मार्ग की ओर उन्हें अग्रसर करे। भारतीय परंपरा में भी, इसको आप विशेषतः याद रखना, देख लेना इसको आप, भारतीय परंपरा में भी मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है। यानी कि जो भारतीय धर्म है, परंपरा है, उसमें धर्म को प्रमुखता दी गई है। और परंपरा भी कौन सी है, किसके बारे में आप कहोगे? भारतीय परंपरा में मनुष्य को धर्म को प्रमुखता दी गई है। यहाँ पर कोई धर्म हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं है, यहाँ पर है अपने कर्तव्य का पालन करना। इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना, अपने कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। यानी कि परीक्षा में प्रश्न ये आ जाता है न्याय क्या है, तो आप क्या करोगे? जो व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करता है, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, वह क्या है? न्याय। और आपसे परीक्षा में प्रश्न ये पूछ ले धर्म क्या है, तो आप क्या बताओगे? जो व्यक्ति या मनुष्य अपने कर्तव्य पालन करता है या कर्तव्य पालन पर बल देता है, वही धर्म है। परीक्षा में प्रश्न आता है इस प्रकार का, धर्म क्या है? प्राचीन न्याय की अवधारणा के अंतर्गत बताइए, तो क्या बताओगे? मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्य पालन करना ही धर्म है। प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है।
ये परिभाषा मैं आपको बता दूं, ये परिभाषा दी गई है प्लेटो की, ये परिभाषा प्लेटो की है। लेकिन आपसे प्लेटो की परिभाषा पूछता है तो भी आप यही करके आओगे, क्या करके आओगे, प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है ये। और आपसे परीक्षा में न्याय की परिभाषा पूछ ले तो भी यही करना है, प्लेटो की परिभाषा पूछे तो भी यही करना है। प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य से मतलब क्या है, जो कार्य किसी व्यक्ति के लिए निश्चित किया गया है कि व्यक्ति को ये कार्य करना है, उसको क्या कहेंगे, निर्दिष्ट कार्य करना। जो कार्य उसे सौंपा गया है वही कार्य करना, और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। आज के समय में अपन देखते हैं कि व्यक्ति है अपने कार्य पर तो ध्यान देता नहीं है, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। तो ये अपना ही कार्य करना, दूसरा क्या कर रहा है, कुएं में गिर रहा है, आग में जल रहा है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ जो कार्य उसको दिया गया है वही कार्य करना, ये क्या है, न्याय। यद्यपि आधुनिक चिंतन में न्याय की परिभाषा में परिवर्तन आया है, वर्तमान में इस प्रकार की परिभाषा नहीं देखने को मिलती है। न्याय प्रत्यय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयत्न किया है। यानी कि न्याय के बारे में अपन प्लेटो की पढ़ेंगे, अरस्तु की पढ़ेंगे, एक्विनास की भी पढ़ेंगे, इन सब की परिभाषा अपन देखेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया था। थोड़ा सा मैं आपको प्लेटो के बारे में बता दूं। देखिए, ये प्लेटो है, ये प्राचीन राजनीतिक विचारक है, और साथ में ही जो सुकरात है उनका शिष्य है। सुकरात प्रथम यूनानी राजनीतिक विचारक था, और सुकरात ने जहर पीकर आत्महत्या करी थी, क्योंकि उसने शासन के विरुद्ध कुछ लिखा था, जिस शासन सरकार उसके विरुद्ध हो गई थी। तो अपन उसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं तो देखिए, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 36, 37, 38 कोई काल्पनिक है, ये पुस्तकों की संख्या है। कई बताते हैं कि इसने 36 से लेकर 38 तक पुस्तकें लिखी थी, लेकिन हमें इस प्रकार का कहीं पर नहीं मिलता है वास्तविक की वास्तव में प्रमाणिक ग्रंथ है या नहीं है। लेकिन हमें 28 ग्रंथ है प्लेटो के द्वारा लिखे गए हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ पुस्तकों के नाम बताता हूँ, आप अलग से कोई तैयारी कर रहे हैं तो भी काम आ जाएंगे आपके, जैसे कि रिपब्लिक, द लॉज, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, अपोलॉजी, क्रेटो, यूथिप्रो, जॉर्जियस, मिनो, प्रोटोगारस, सिम्पोजियम, फेडो, सोफिस्ट, स्टेट्समैन आदि। तो ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, जिसमें उसने अलग अलग प्रकार से अपने विचार लिखे हैं। साथ में एक किताब में आपके इसी में भी आएगा कि जो प्लेटो की शैली है वो किस प्रकार की है, न्याय के बारे में बताया है, ग्रंथों में लिखा तो किस प्रकार से लिखा है। तो उसने द्वंद्वात्मक पद्धति या निगमनात्मक पद्धति या ऐतिहासिक पद्धति का आप नाम दे सकते हो, ये सारी पद्धतियाँ प्लेटो ने काम में ली हैं, द्वंद्वात्मक, निगमनात्मक, ऐतिहासिक है। दूसरी बात है, जो प्लेटो ने पुस्तकें लिखी हैं वो किस रूप में लिखी हैं, उसकी शैली कैसी है, तो वो है प्रश्नोत्तर स्वरूप है। यानी कि उसने क्या किया, पहले प्रश्न किया, फिर उसका उत्तर भी स्वयं दे रहा है। वो पहले प्रश्न लिखा, उसका उत्तर भी स्वयं दे रहा है। ये प्रश्नोत्तर रूप या शैली से कहा जाता है ये। दूसरी बात है, जो प्लेटो का न्याय है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि प्लेटो ने न्याय के बारे में किस पुस्तक में बताया है, तो उसकी पुस्तक है रिपब्लिक है। उस रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय के बारे में विस्तार से व्याख्या की है। दूसरी बात है, प्लेटो ने जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें किन किन बातों पर जोर दिया है, ऐसी बातें क्योंकि अब किताब में नहीं दे रखी हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि तो आप देखेंगे कि प्लेटो ने नीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, आचार शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है आदि विषयों का विवरण है इस रिपब्लिक पुस्तक में किया है। ठीक है। दूसरी बात है, रिपब्लिक का जो पुस्तक है उसका प्रारंभ है आचार शास्त्र। आचार शास्त्र का मतलब है आचरण के बारे में नियम बताए गए हैं उसमें, और नैतिक दर्शन की समस्याओं से वो अपनी पुस्तकें का प्रारंभ करता है। और सबसे पहले रिपब्लिक में वो एक ही चीज पूछता है, शुरुआत कहाँ से करता है, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है, उसके बारे में
वो बताता है। ठीक है, उसके बारे में इतना कुछ मैंने आपको ये बताया, तो आप इसको देख लेना किताब में, क्योंकि इतना कुछ नहीं दे रखा है, तो जितना शॉर्ट में जिस प्रकार से दे रखा है अपन उसको देख लेते हैं। अपन ने इसमें पढ़ा कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया था। ठीक है, इसको आप याद रखना। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटो क्या बोलता है कि न्याय का तात्पर्य ये नहीं है कि व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, दूसरे लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो न्याय नहीं मान रहा है। वो क्या कर रहा है कि यदि मेरा भला होगा तो मेरा भला कब होगा? जब मैं दूसरों के भले के लिए कार्य करूंगा। यदि दूसरे लोगों की भलाई का कार्य हो रहा है, इसका मतलब है मेरा भी भला हो रहा है, ये न्याय है। उनके अनुसार ये वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। प्लेटो से लेकर अब तक सभी चिंतकों ने न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक प्रत्यय माना है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, वहीं दूसरी ओर न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण माना गया है। न्याय नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। मध्यकालीन, इसको आप याद रखना, मध्यकालीन ईसाई विचारकों ऑगस्टाइन व एक्विनास ने न्याय की अपने ढंग से व्याख्या की है। यानी कि परीक्षा में यूनानी दार्शनिकों के नाम पूछे जाते हैं, आप प्लेटो, अरस्तु, सुकरात के नाम लिखिए। मध्यकालीन विचारकों के बारे में पूछा जाता है या ईसाई विचारकों के बारे में पूछा जाता है तो आप ऑगस्टाइन या एक्विनास का नाम लिख सकते हैं। परीक्षा में आगे पूछे भी हैं, किताब के आगे भी दे रखे हैं। आधुनिक चिंतन के प्रारंभिक चरण में हॉब्स, ये जो हॉब्स हैं ये जिन्होंने कुछ लेवियाथन के नाम से एक पुस्तक की रचना भी की है, ये एक समझौतावादी सिद्धांत को मानते हैं कि राज्य का जो निर्माण है वो आपसी समझौते के द्वारा हुआ था। तो ये आगे अपने को पढ़ने को मिलेगा, 11वीं क्लास में आप लोग पढ़कर भी आए होंगे। होम, कार्ल मार्क्स, कांट और मिल ने अपने चिंतन में न्याय को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। यहाँ पर जो मिल दे रखा है, देखिए मिल दो हैं, एक जेम्स मिल है, एक जॉन स्टुअर्ट मिल है। ये दोनों ही जो बेंथम है जिसने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, उपयोगितावाद का सिद्धांत का समर्थन किया है किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है ना। और उसके बाद उसका जो पुत्र है जेम्स मिल, उसने उसके विचार को आगे बढ़ाया था। समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स ने न्याय को नवीन स्वरूप में प्रस्तुत किया है। इसे जॉन रॉल्स ने एक न्याय का सिद्धांत दिया था, अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता का आवरण के नाम का एक सिद्धांत दिया जिसमें उसने न्याय के बारे में चर्चा की है। किसने? और उसने जॉन रॉल्स ने एक पुस्तक की रचना भी की थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है ना, जिसमें उसने इतनी बातों पर चर्चा की थी। उसके बाद में आता आपका प्लेटो का न्याय संबंधी विचार, यानी कि प्लेटो है वो न्याय के बारे में क्या विचार बता रहे हैं। सबसे पहले आपको प्लेटो के बारे में कुछ भी परीक्षा में आता है तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लेटो के बारे में बताना है। प्लेटो यूनानी विचारक हैं जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? द रिपब्लिक। और उसमें उसने क्या बताया? न्याय के बारे में बताया। अब दूसरी बात आती है कि न्याय से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या बताओगे? जो मैंने पहले ही बताया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया? ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत संबंधी विचार हो गया। ठीक है ना। उसके बाद में आगे दे रखा है अरस्तु का। अरस्तु का आगे और भी पढ़ेंगे अपने, तो पहले तो जो किताब में दे रखा वो देख लेते हैं। अरस्तु न्याय के बारे में कहता है कि न्याय में वह सब शामिल है जो उचित और विधिक है, यानी कि जो सही है और कानूनी है, वो क्या है? न्याय है। जो समान व औचित्यपूर्ण वितरण में आस्था रखता हो, यानी कि सभी लोगों के साथ में
समानता का व्यवहार करता हो और उसमें औचित्य यानी उचित हो। जो इस बात पर भी बल दे कि जो अन्यायपूर्ण है उसमें वांछित सुधार की संभावना होनी चाहिए। ऑगस्टाइन है, ये कौन है? ईसाई विचारक हैं। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने भी प्लेटो की भांति न्याय को एक मौलिक सद्गुण मानते हुए कहा है कि हम सभी अपेक्षित हितों को साधने में सहायक बने। प्लेटो ने अपनी पुस्तक है कौन सी, रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए, रिपब्लिक जो पुस्तक है वो कई खंडों में लिखी गई थी, जो मुख्यतः 4 खंड हैं, जिसके पहला में रिपब्लिक के बारे में कुछ नहीं लिख रखा, उसने न्याय के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे खंड में, कौन सी पुस्तक में, रिपब्लिक के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में उसने क्या किया है, न्याय के बारे में चर्चा की है। क्या चर्चा की है? वह सबसे पहले सामाजिक और राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा करता है, यानी कि वह सामाजिक न्याय को अलग करता है और राजनीतिक न्याय को अलग करता है। एवेंस्टाइन ने भी लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, एवेंस्टाइन ने न्याय के विचार विमर्श को प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं। न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं। एवेंस्टाइन ने ये विचार दिए न्याय के बारे में। अब थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर दूं, इसमें कुछ प्लेटो के बारे में आपको बताया, कुछ अरस्तु के बारे में, और कुछ ऑगस्टाइन ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। अपन चर्चा कर रहे हैं प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो के बारे में एक उसकी परिभाषा कौन सी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। उसकी पुस्तक कौन सी है, द रिपब्लिक, और उसने रिपब्लिक के कौन से भाग में न्याय की चर्चा की है, तो दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में उसने न्याय के बारे में चर्चा की है। इसको आप क्लियर हो गया, आसान है, समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोलता है, प्लेटो न्याय के 2 रूप मानता है, यानी कि न्याय 2 प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन भी कर रखा, आप उसको भी देख लें। एक होता है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा होता है सामाजिक न्याय। न्याय 2 प्रकार का, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। व्यक्तिगत न्याय कौन सा, जो खुद से संबंधित हो, और सामाजिक न्याय जो पूरे समाज या राज्य से संबंधित हो। प्लेटो की मान्यता है कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, तर्सना, शौर्य और बुद्धि। क्या बताया है? तर्सना, शौर्य और बुद्धि। क्या बोलता है? यह समाज को 3 भागों में बांटता है। कौन है? प्लेटो। 3 भाग कौन से हैं? एक जनता, ठीक है, एक सैनिक या राजा, ठीक है ना, एक जनता, सैनिक वर्ग, जनवर्ग या जनता, सैनिक वर्ग और शासक है। 3 भागों में बांटता है। अर्थ क्या बोलता है? देखिए, ये सबसे पहले जो तृष्णा है उसको क्या बोलता है? ये जो जनता है उसमें लालच होता है, उसमें लालच होता है और लालच के वशीभूत होकर है वह कार्य करती है। दूसरी बात है, शौर्य वो सैनिकों के लिए कह रहा है कि सैनिकों में शौर्य की भावना पाई जाती है। और जो सबसे प्रमुख वर्ग होता है वो होता है राजा, जिसमें बुद्धि होती है कि शासन को किस प्रकार से उसका संचालन करना है। तो बुद्धि की जिसमें अधिकता होती है वो राजा, जिसमें शास्त्री हो, जिसमें आप इस प्रकार से कह सकते हो कि जिसमें रक्षा करने का, राज्य के संभालने का है, या आप कह सकते हो कि जिसमें साहस के गुणों की अधिकता हो वो क्या है? शौर्य, सैनिक वर्ग है। और जिसमें लालच पाया जाता हो वो है जनता, तर्सना, ठीक है ना। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, तर्सना, शौर्य और बुद्धि। इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही शासक या अभिभावक वर्ग, यानी कि ये शासक जो राजा है उसको शासक या अभिभावक है, पेरेंट्स के रूप में मानता है। क्या बोलता है? शासक या अभिभावक वर्ग है जिसमें बुद्धि का अंश है,
सर्वाधिक हो वह क्या है? राजा। राजा कौन बनेगा? जिसमें बुद्धि अधिक हो। दूसरा सैनिक वर्ग है या रक्षक वर्ग है, जिसमें शौर्य और साहस तत्व की अपेक्षा करते अधिक मात्रा पाई जाती है। और तीसरा उत्पादक या सहायक वर्ग है, यानी जनता के लिए कह रहा है, जिसमें इंद्रिय तृष्णा है, लालच और इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है। सभी मनुष्य में तीनों तत्व न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो तीन चीज बताई हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, ये थोड़ी बहुत सभी लोगों में पाई जाती हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं, जो प्लेटो ऐसे नहीं कहता है, ये कह रहा है कि जिसमें सबसे अधिक बुद्धि हो वो उसे राजा बनाया जाए, जो साहसी हो, जिसमें शौर्य हो, उसे सैनिक वर्ग में शामिल करना चाहिए, और जिसमें लालच हो, तृष्णा हो, उसे जनता छोड़ देना चाहिए। ये दूसरी बात ये मानता है कि इसने ये सारे कल्पनावादी हैं, प्लेटो है कल्पनावादी, कल्पना करता है कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये बोलता है कि राज्य में 3 भागों में होना चाहिए। यह उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी करता है, और लगभग 50 वर्ष की उम्र तक है शिक्षा की व्यवस्था की बात कहता है। ये बोलता है कि राजा है उसको राज्य में राजा को या सैनिकों को विवाह नहीं करना है। ये जो स्त्री पुरुष हैं ये राज्य की संपत्ति समझे जाएं। उनके लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था हो, सामूहिक के सारा कार्य सामूहिक हो, और उसमें जो अच्छी संतति यानी जो अच्छे बच्चे साहसी और जिन जो आगे भावी शासक बनने के योग्य हों, या बीमार व्यक्ति हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो प्लेटो है अपने राज्य में रखने का इच्छुक नहीं है। वो बोलता है कि उनके लिए एक जगह पर प्लेटो के बारे में पढ़ने को मिलता है कि उसमें डॉक्टर चिकित्सक भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि लोग बीमार नहीं होते थे। प्लेटो का यह मानना था कि यदि व्यक्ति बीमार है तो किसी काम का नहीं है। बीमार व्यक्ति राज्य का विकास नहीं कर पाता है, राज्य के पतन में भागी बनता है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था वो नहीं करता है। उत्पादक वर्ग नाम इसलिए देता है क्योंकि बच्चों की संतति करने का कार्य है वो जनता पर है। जो अच्छे बच्चे जो जन्म लेंगे उनके माता पिता कौन होंगे, ये भी प्लेटो मना करता है कि इसके बारे में भी जनता को, जो बच्चे जन्म लेंगे उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। उनका सार संभाल का कार्य है वो राज्य करेगा। यानी इस प्रकार से वो 3 भागों में बांट लेता है, जिसको उसने 3 नाम है, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि नाम देता है। सभी मनुष्य में तीनों तत्व न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जिस तत्व की मात्रा का अंश प्रधान रूप से पाया जाए वही उसके सद्गुणों को प्रवृत्त करता है। प्लेटो न्याय की आत्मा का मानवीय सद्गुण है मानता है। प्लेटो के अनुसार है आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय के ही समान है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान है न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। तीनों वर्ग कौन से हैं? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए, फिर से कहता है, जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ और उपयुक्त है। यानी कि कोई व्यक्ति है शरीर में साहसी है, मजबूत है, तो उसे सैनिक वर्ग में शामिल करना चाहिए, और जिसमें राजा बनने के गुण हैं तो उसे शासक वर्ग। इसी तरह राज्य के तीनों वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र की परिधि में ही कार्य करना चाहिए। दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए अनिष्ट कार्य मानता है। इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देता है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, न कि एक कानूनी सिद्धांत के रूप में। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसे किस रूप में मान्यता प्राप्त है, तो आप इसको याद रखें। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को, नीचे लिखा हुआ है कि प्लेटो ने, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। इसको आप अंडरलाइन करें आप भी किताब में अगर आपके पास हो तो। यानी कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है एक नैतिक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये प्लेटो के बारे में आपकी पुस्तक में इतना ही दे रखा है। दोबारा से रिपीट कर दूं, प्लेटो हैं ये यूनानी विचारक हैं, इन्होंने न्याय के बारे में बताया है। न्याय के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया है, और रिपब्लिक में उन्होंने न्याय की परिभाषा क्या दी है, अपना निर्दिष्ट कार्य करना, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है। उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में उसने न्याय के बारे में बताया है। उसके बाद में प्लेटो है वो न्याय के दो रूप बताता है। दो रूप कौन से मानता है, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। उसके बाद बात करते हैं प्लेटो की मान्यता के अनुसार कि जो मानवीय आत्मा है मनुष्य की, उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 3 तत्व हैं। कौन से, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। जिसमें उसने क्या नाम देता है, शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और ये कहता है कि जैसी व्यक्ति की योग्यता है, योग्यता के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है या आचरण करता है या व्यवहार करता है, उसको प्लेटो है वो न्याय मानता है। ठीक है, बाकी का अगले भाग में। थैंक यू।